Good morning, all of you. I am Anirudh Pateria, Assistant Professor, Takshashila College, Bhopal, and welcome to YouTube channel Takshashila College Online Classes. So, dear students, I hope आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर अच्छे से समझ आए होंगे और आशा है कि कोई डाउट नहीं होगा, और यदि डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसका आने वाले लेक्चर में समाधान कर दिया जाएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैनोनिकल फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे परिवर्तित करते हैं, या किसी भी आव्यूह का कैनोनिकल रूप कैसे बनाते हैं, आज ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर ज़रूर देखें, जिसमें हम लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना सीखी थी, नलिटी फाइंड करना सीखी थी, है ना। तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। आज कैनोनिकल रूप में आप देख रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 3 4 1 2 एंड 4 3 1 2 एलिमेंट हैं, और इसमें रो कितनी है 1 2 3 एंड कॉलम में कितने हैं 1 2 3 4, मतलब इसकी ऑर्डर कितनी है 3 into 4 की। रो हमेशा देखिए आगे लिखी जाती है और कॉलम बाद में लिखी जाती है। ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं हम, किसी भी आव्यूह की कोटि बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म को आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स का कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अभी तो चलिए इसमें 3 रो हैं, है ना, पर nth रो का भी मैट्रिक्स हो सकता है, तो कम से कम आगे की 3 से 4 या उस मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा कितनी रो। पर इसमें चूंकि 3 रो हैं तो कम से कम इसकी 2 रो तो ऐसी हो जिसमें एक अवयव अशून्य टाइप का हो, नॉन जीरो टाइप का हो, मतलब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए फर्स्ट रो में, पर एक एलिमेंट तो ऐसा बचा रहे जो नॉन जीरो टाइप का, जैसे 4 बचा रहे बाकी सब 0 हो जाए, या 3 बचा रहे बाकी सब 0 हो सकते हैं, पर एक अशून्य टाइप का एलिमेंट बचना चाहिए। ऐसा ही सेकंड रो में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट रो में, ये मैं बात कब कर रहा हूँ, जब हम किसी भी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, R1 + R2 C1 + C2 इस टाइप के जब अपन अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड रो 0 0 बन जाए, है ना। तो इसको हम कैनोनिकल रूप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। और इसमें करना क्या है, CA के पंक्ति तुल्य है। इसका मतलब मैंने बताया था कि जब किसी मैट्रिक्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे अभी क्या करेंगे, ये R2 माइनस का 3R1 इस टाइप का करने के बाद ये आव्यूह किसी आव्यूह के बराबर हो जाए। जैसे अभी ये है तो ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा ये C के, इस टाइप से, है ना, C के बराबर हो जाएगा। तो इस C को, इस पंक्ति का क्या बोलेंगे, पंक्ति तुल्यता बोलेंगे, ठीक है। और अब चूंकि इसमें क्या है 3 into 4 ऑर्डर का है, वर्ग आव्यूह तो है नहीं, है ना, इसकी रो अलग है, उसमें 3 रो है पर कॉलम में उसमें ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते थे कि इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि इसकी क्या निकालनी है, हमको रैंक फाइंड करनी है, तो इसमें से एक हम कॉलम को हटा देंगे और इसका, इस आव्यूह का एक उपसारणिक ले लेंगे ये, या आप कोई भी ऐसा ले सकते हैं उपसारणिक, पर उपसारणिक ऐसा हो कि जिसको देखते ही हम सॉल्व कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन जब कर ही रहे हैं तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना किया जाए जिसको देखते ही उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है। और हम जानते हैं जब भी किसी मैट्रिक्स की नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है वैल्यू, तो उसकी जितनी कोटि होती है उतनी ही उसकी रैंक होती है ना। चलिए हम आगे समझेंगे। तो इसमें हमने R2 में चेंज किया, R2 क्या है यहाँ पे 3 4 1 0। तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है कैसे भी करके, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते ही हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 बना आती ना उसको सॉल्व करने पर। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस टाइप का होता है, इसको एक अंक आव्यूह भी बोलते हैं 1 0 0 0 1 0। तो इसको आप जब इसका सारणिक निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आती है ना, 1 आती है। और जब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इसकी ऑर्डर कितनी है, 3 into 3 की है ना। तो फिर उस आव्यूह की जो कोटि जाति आएगी
वो जितनी उसकी कोटि होती है उसकी उतनी जाति हो जाती है। 3 कोटि का है तो उसकी जाति भी कितनी आएगी, 3 आएगी। कब, जब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। जब यदि 0 आ जाती है तो फिर 0 से हमेशा छोटी रैंक आएगी। सॉरी, इस 3 कोटि से कम कोटि उसकी जाति उससे 3 से कम आएगी जब इसकी वैल्यू 0 आएगी। पर जब 0 नहीं आती है, नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो उसकी जाति उतनी होती है जितनी उसकी कोटि होती है। चलिए इसको समझेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। R2 में हमने चेंजेस किया, ठीक है। R2 मतलब 3, 4, 1 में चेंज होगा। हमको बस लक्ष्य ये है कि इसको कैसे भी करके इन तीनों रो को या चाहे इन तीनों रो को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना। यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 1 आ जाए, बाकी 0 0। अब इसको आप जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैंने R2 में किया R2 - 3R1। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 को मैं कोई भी नंबर बना सकता हूँ, जिसका उसमें इंटू करूँगा वही बन जाएगा। यहाँ पे 3 है, अब मुझे ज़रूरत है कि यहाँ पे भी 3 कर दूंगा और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने R2 में चेंज किया और इसमें 3 का इंटू कर दिया फर्स्ट वाली रो में, और इस सेकंड वाली रो से माइनस कर दिया। देखिए R2 माइनस इसमें 3 का इंटू करके माइनस कर दिया तो यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। और सिमिलरली इनमें से चूंकि बड़ी में से छोटी माइनस हो रही है, छोटी में से बड़ी वाली माइनस हो रही है, R2 में से R1 हो रही ना माइनस, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे -2 -8 -10 आ गया, इज इक्वल टू C के है। मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसको हम मान लेते हैं किसी आप C के बराबर है, और इस C को इस पंक्ति A की पंक्ति तुल्यता बोलेंगे। अब हमको यहाँ पे -2 -8 -10 है, तो यहाँ पे मुझे 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए यदि मैं -1/2 से यहाँ पे इंटू कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये प्लस का 4, ये प्लस का 5 हो गया। ऐसे ही यहाँ -5 -11 -14 है, इसको मुझे प्लस का बनाना है तो R3 में -1 का इंटू कर दूंगा तो यहाँ पे भी 0 5 11 12 आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करना है, चलिए इतना काम तो मेरा हो गया कि यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 बनाना, यहाँ पे 1 बनाना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो R3 में क्या चेंजेस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मैं 5 का इंटू करूँगा तो 5 - 5 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -9 -11 हो गया। अब इतना लगभग काम तो हमारा हो गया कि यहाँ पे 0 0 आ गए। अब 1 1, यहाँ पे -9 है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं क्या ये कर सकता हूँ कि R3 में -1/9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये प्लस का 11/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पे 0 करने के लिए चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे R3 में मैंने -1/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ काम तो हो गया। अब यहाँ पे 0 0 करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे R1 - R2 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि R1 क्या है 1 2 3 4 और R2 क्या है 0 1 4 है ना। तो इसमें से 2 - 1 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 5 हो गया। अब ऐसे ही R2 में कर दूंगा R2 - 4 R3, तो R2 के यहाँ पे 0 1 4 5, ठीक है, R2 है। और यदि मैं यहाँ पे 4 कर दूं, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए है ना, तो सॉरी यहाँ पे मुझे 0 चाहिए है, तो यहाँ पे 4 का ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से जैसे माइनस करूंगा R2 में से तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 हो गया हमारा, और यहाँ पे 1/9 हो ही जाएगा। अब लगभग इतना काम हो गया है, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ काम हो गया। अब यहाँ 0 करने का काम रह गया है। तो R1 - R2 करूंगा मैं, देखिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये R1 - R2, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1, बस इतना सा करना है। तो R1 + R3 कर दूंगा, देखिए यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो R1 में लगाया तो यहाँ पे भी 0 हो गया, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। अब इसकी रैंक फाइंड करनी है, तो रैंक फाइंड करने के लिए क्या मैं इस मैट्रिक्स का अब ये का औपसारणिक ले सकता हूँ। औपसारणिक क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसकी मैं जानता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी, इसके औपसारणिक को जब भी सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी हमारी नॉट इक्वल टू 0। चलिए मैं करके ही बता देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, ये 1 और
इसका 1 लिया मैंने, यहाँ से ये 1 लिया, तो ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, ये क्या बचा 1 माइनस 0। अब ये 0 है तो इसका भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होती है ना। तो जब भी हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो उसकी जाति कितनी रहती है या रैंक कितनी रहती है, जितनी उसकी ऑर्डर है। इसकी ऑर्डर कितनी है 3 इंटू 3 है, तो इसकी रैंक कितनी आएगी, रैंक ऑफ ए कितनी आएगी 3, है ना। तो आप लोगों ने इसकी रैंक फाइंड करना भी सीख लिया कि अब मेन काम इसमें था कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है, और इससे आपको ये भी आ सकता है कि इस मैट्रिक्स से आप कैनोनिकल फॉर्म भी बनाने के बाद उसकी रैंक भी फाइंड करें। तो आपका बस यही काम रहना चाहिए इससे आगे वाले लेक्चर में भी, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर काम करना है, कि ऐसी संक्रिया लगाएं, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें कि उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकें। क्योंकि आपने देख ही लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होती है, और हमको रैंक फाइंड करने के लिए बस नॉट इक्वल टू 0 लाना ही काफ़ी होता है। बस क्योंकि जब भी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसकी जितनी भी उसकी ऑर्डर रहती है उतनी उसकी रैंक आ जाती है। 3 ऑर्डर 3 रैंक। मान लीजिए इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं आती, 0 आती, तो उसकी कोटि कितनी है 3 है ना, तो फिर उसकी रैंक भी 3 से कम होती है। मतलब इसका हम फिर इसका भी एक उपसार निकल लेते, वो मैं आगे के लेक्चर में समझा चुका हूँ। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिसका मैं आने वाले लेक्चर में समाधान कर दूंगा। थैंक यू क्लास।